बच्चे लास्ट टाइम हमने ना आइसोमेरिज्म से होते हुए फिजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड किया था। फिजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हमने दो तरह की फिजन समझी थी, क्या क्या थी? एक हेट्रोलिटिक और एक होमोलिटिक। होमोलिटिक के अंदर क्या था? जिस टाइम पे दोनों के दोनों एटम्स के अंदर सेम टेंडेंसी थी, एक एक इलेक्ट्रॉन लेके चले गए थे। जब एक कोवलेंट बॉन्ड बिल्कुल बैलेंस तरीके से टूटा था, जैसे क्लोरीन है, Cl2 का एक मॉलिक्यूल है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके उन्होंने बॉन्ड बनाया था, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट वो रेडिकल्स में टूट जाता है। रेडिकल क्या होते हैं? रेडिकल्स बेसिकली वो होते हैं जब एक एक इलेक्ट्रॉन, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, उनसे एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम अपना अपना लेके चले जाएंगे। कोई चार्ज नहीं आया है किसी पे, क्योंकि वो वही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में से लेकर गया है जो उसका था। समझ में आई ये बात? तो इनको हम क्या कहते हैं? रेडिकल्स। जब होमोलिटिक फिजन होती है तब। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से हेट्रोलिटिक फिजन हो रही थी, तो पूरा ही इलेक्ट्रॉन पेयर, पूरा ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक एटम के पास आ जाएगा। जो एटम पूरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ले जाएगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जिस एटम के पास नेगेटिव चला गया, जिसके पास से, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर कार्बन का केस लेते हैं तो जिसपे नेगेटिव आया उसको कार्बोएनाइन कहेंगे, कार्बेनाइन, और जिसके ऊपर पॉजिटिव आया कार्बन पे उसको कार्बोकेटाइन कहेंगे। क्लियर है ये लास्ट टाइम हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था। यहीं दो तीन शब्द आए थे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जैसे। इलेक्ट्रोफाइल हमने क्या डिस्कस किया था? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी। अब कोई इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी कौन होगा? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। एक हमने किया था न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग स्पीशी। न्यूक्लियस दैट मींस पॉजिटिव, एंड दैट स्पीशी व्हिच इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज मस्ट एक्वायर नेगेटिव चार्ज। इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, तभी वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? वो न्यूक्लियोफाइल। ये क्लियर है बच्चा? इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, उनकी स्टेबिलिटी ये हमने कर लिया था। अब यहाँ पे एम्फीफाइल्स थे। एम्फीफाइल्स बेसिकली क्या थे? जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों थे, जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह एक्ट कर सकते थे। इसी के नीचे चलते हुए फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी और कार्बोएनाइंस की स्टेबिलिटी के अंदर मैंने कहा था कि सब नोट डाउन कर लेना। उस कंसेप्ट को वापस से एक बार फिर डिस्कस करेंगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर को। और उस कंसेप्ट को डिस्कस करने के लिए पहले हमें आज वाला टॉपिक कवर करना चाहिए, जहां पर अपना टॉपिक शुरू होता है इंडक्टिव इफेक्ट से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबको पता है क्या होती है? पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाएगा, वहां पे एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी आ जाएगी। अब एक बात बताओ, अगर एक लंबी चेन है कार्बन की, 4 5 6 7 की चेन है, और चेन के एंड में एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लग जाता है, तो क्या उस हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की वजह से सिर्फ उसके साथ वाले कार्बन पे ही चार्ज आके खत्म हो जाना चाहिए? उसका इंफ्लुएंस कहीं ना कहीं चेन के बाकी आगे वाले एंड तक कहीं ना कहीं तो पहुंचना ही चाहिए, किसी एक्सटेंट तक तो जाना चाहिए। ये हो क्या रहा है? हम ये बात कर रहे हैं कि किसी कार्बन चेन के अंदर किसी एंड पॉइंट पे दो तरह की, अगर हम ग्रुप की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच ले, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को भी छोड़ दे। अगर कोई अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो जाहिर सी बात है उस पर डेल्टा नेगेटिव आएगा, क्योंकि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। और जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो खुद के ही इलेक्ट्रॉन्स को सामने वाले पे धक्का मार रहा है, तो खुद के ऊपर क्या आएगा? प्लस आई, है ना? पॉजिटिव चार्ज आएगा, प्लस आई और माइनस आई। अभी मैं बोलता हूं क्या है, बताता हूं। तो मेन अभी मैंने जो वर्ड यूज किया कि प्लस आई और माइनस आई क्या है, जब कोई भी हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव या लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव, या फिर सिंपल बात करें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बन की चेन के साथ अटैच हो जाता है, तो वो उस चेन के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करा देते हैं। समझ में आई ये बात? पूरी कार्बन की चेन है जो हमारे पास, यहां देखना, ये कार्बन की अपनी एक चेन है, ठीक है? मान लेते 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, जितने भी होंगे। अब इन कार्बन में से लास्ट वाले कार्बन के साथ, बाकी ये सबको पता है कि अगर कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड होते हैं, मैंने लगाए नहीं है, इसका मतलब हाइड्रोजन लगे हुए हैं। यहां पर क्लोरीन लग गया है। अब क्लोरीन क्या होता है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, पता है?
क्लोरीन की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, मतलब ऑक्सीजन की होती है, फ्लोरीन की होती है, क्लोरीन की होती है, नाइट्रोजन की होती है, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स में से कुछ याद रखेंगे सारे कौन कौन सा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन भी है थोड़ा सा, ऑक्सीजन है ना, नाइट्रोजन है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स में से। अब अगर ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से इस पे डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अगर इस पर डेल्टा नेगेटिव आया तो इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा। इसको हम क्या कहते हैं बच्चा, डेल्टा। ये स्मॉल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, चाहे उसे ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करो या इससे, दोनों का मतलब वो बहुत छोटे चार्ज की बात कर रहे हैं, डेल्टा वैल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसे। ठीक है, तो यहां पर जब ये डेल्टा नेगेटिव आया, नेबरिंग कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव आया। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक का सीधा सा रूल है, इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्या रहता है, अगर कहीं पर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये तो सीधा सा नेचर है। तो उसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा कि नहीं? अगर ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, सिंस ये चार्ज बहुत छोटा है, ये कैसा चार्ज है, डेल्टा पॉजिटिव, तो बहुत थोड़े से ही मैग्नीट्यूड के साथ पड़ोसी के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा। अगर बहुत थोड़े मैग्नीट्यूड के साथ यहां का इलेक्ट्रॉन उधर गया तो इस पे डबल डेल्टा पॉजिटिव का चार्ज आ गया कि नहीं, क्योंकि बहुत थोड़ा सा ही शिफ्ट हुआ था। अब इस बहुत छोटे शिफ्ट की वजह से उसके नेबरिंग कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा उधर शिफ्ट होगा, और ऐसे ही आते आते चौथे कार्बन तक टेट्रा डेल्टा पॉजिटिव, जो कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इफेक्ट तक पहुंच गया। मतलब अगर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा था तो उसने कार्बन चेन के ऊपर थ्रू आउट पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर दिया है और खुद पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करा दिया। वो अलग बात है कि उस पॉजिटिव चार्ज की जो इंडक्शन हुई है उसका मैग्नीट्यूड एक एक कार्बन करके, हर सक्सेसिव कार्बन के साथ उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता जाएगा और ऑलमोस्ट चौथे कार्बन के बाद उसका इंफ्लुएंस नेग्लिजिबल हो जाता है। क्लियर है ये? इस इफेक्ट को हम कहते हैं माइनस आई इफेक्ट। इसको हम क्या कहते हैं, माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि जो हमारे पास कार्बन चेन के अंदर कुछ ऐसा लगा है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो इसके ऊपर जो चार्ज है ये डिसाइड करता है कि वो प्लस आई है या माइनस आई है। माइनस आई मतलब माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई मतलब प्लस इंडक्टिव, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। किसी को इसमें परेशानी? क्लियर है? ऐसे ही हमारे पास एल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं CH3, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं। ये क्या करते हैं, ये खुद का इलेक्ट्रॉन क्लाउड साथ वाले एटम के पास भेजने में इंटरेस्टेड है। समझ रहे हो? तो ये जब प्लस आई इफेक्ट देते हैं, ये हमेशा क्या देंगे, प्लस आई, क्योंकि खुद का इलेक्ट्रॉन क्लाउड सामने वाले के पास भेज रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। समझ में आया? कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? आओ शुरू करते हैं। देखो इसमें अपने पास क्या है बच्चा, हमारे पास है it is just like shifting of shared pair of electron in the polar covalent molecule. If the shared pair is more shifted towards the more electronegative atom, the less electronegative atom acquires slight positive charge and more electronegative atom acquires partial negative charge. ये बिल्कुल सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से जो पोलर मॉलिक्यूल्स या पोलर कंपाउंड्स होते हैं उस जैसा बात कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये इफेक्ट परमानेंट है, इसको किसी और की चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो है ही वहां पर। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ही वहां पर तो हमेशा ही डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव मॉलिक्यूल के अंदर रहेगा ही रहेगा। तो ये एक परमानेंट इफेक्ट हुआ कि नहीं? तो ये हमारे पास हुआ द परमानेंट इफेक्ट एंड प्रोपगेट्स थ्रू द कार्बन चेन। अब प्रोपगेट्स थ्रू द कार्बन चेन कैसे, जैसे मैंने अभी समझाया था कि अगर यहां पर डेल्टा नेगेटिव है तो इसके इन्फ्लुएंस में साथ वाले कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव और उस डेल्टा पॉजिटिव की वजह से नेबरिंग पे डबल डेल्टा पॉजिटिव, और यही चेन अगर और लंबी चलती तो डेल्टा, डबल डेल्टा और ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव इस तरीके से चलता जाता, फोर्थ वाले तक आते आते इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता। क्लियर है? दिस इज प्लस आई इफेक्ट। क्लियर है? सॉरी, माइनस आई इफेक्ट। माइनस समझ में आया ना, क्यों? क्योंकि क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये ध्यान रखना, जो वहां पर इंडक्टिव इफेक्ट का कारण है, जो कार्बन चेन में या किसी भी कंपाउंड में इंडक्टिव इफेक्ट का रीजन है, उस रीजन वाले एटम या रीजन वाले ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर जो चार्ज आएगा वो प्लस और माइनस को डिसाइड करता है। जैसे इसके अंदर मेन रीजन कौन सा था, क्लोरीन है ना, जो इंडक्टिव इफेक्ट का रीजन है वो कौन है, क्लोरीन। तो क्लोरीन पर जो चार्ज आया है नेगेटिव, इसकी वजह से हम इसे क्या कह रहे हैं बच्चा, माइनस आई इफेक्ट।
क्लियर है बच्चा? ये लॉजिक समझ में आ गया सबको? क्लियर है ये वाला पार्ट? अब हमारे पास है क्लोरीन हैज माइनस आई इफेक्ट एंड एल्काइल ग्रुप्स हैव प्लस आई इफेक्ट। एल्काइल्स क्या होते हैं? जो हमारे पास CH3 लगते हैं या C2H5 लगते हैं। जो भी हमारे पास एल्काइल ग्रुप्स होंगे वो हमेशा क्या इफेक्ट देंगे? प्लस आई इफेक्ट। ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स प्रोड्यूसिंग माइनस आई इफेक्ट। इस पूरे सीक्वेंस को लिखो बच्चा, ये ऑर्डर बिल्कुल याद होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि जितना ऑर्डर ऑफ प्रोड्यूसिंग माइनस आई इफेक्ट। अब माइनस आई इफेक्ट में सबसे ज्यादा माइनस आई कौन दे रहा है? R3N पॉजिटिव। R3N पॉजिटिव, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, तीन तीन एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो नाइट्रोजन पहले ही बहुत हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था। अब उतना हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऊपर से तीन एल्काइल ग्रुप्स, वो भी अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसके पास देने को तैयार है। ऊपर से वो छोड़ो, चलो एल्काइल ग्रुप्स का पार्ट, मेन है कि पॉजिटिव चार्ज है उस पे, ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, साथ में पॉजिटिव चार्ज, तो पड़ोसी के इलेक्ट्रॉन्स को तो बहुत ज्यादा खींच लेगा अपनी तरफ, तो बहुत ज्यादा हाई मैग्नीट्यूड का नेगेटिव चार्ज खुद पे इंड्यूस करा लेगा और साथ वाले पे पॉजिटिव चार्ज कराता रहेगा। ऐसा ही चलेगा। इसके बाद है हमारे पास NO2, फिर CN, SO3H, CHO, CO, COOH, फ्लोरीन F, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH, OR, NH2, C6H5 और लास्ट में हाइड्रोजन। ये हमारे पास क्या बचा? सीधा सा हमारे पास ऑर्डर है माइनस आई इफेक्ट का। क्लियर है? ऐसे ही ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स प्रोड्यूसिंग प्लस आई इफेक्ट। अब प्लस आई इफेक्ट के अंदर क्या रहेगा अपने पास? प्लस आई इफेक्ट के लिए O नेगेटिव सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, फिर COO नेगेटिव, फिर 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप्स, फिर 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप्स, फिर 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप, फिर सिंपल एल्काइल CH3 जो मिथाइल है, और लास्ट में हमारा हाइड्रोजन होता है। क्लियर है? ये हमारे पास किसके लिए बचा? प्लस आई इफेक्ट के लिए। ठीक है, ये ऑर्डर क्लियर है? ये याद रखना है, थोड़ा बहुत समझ भी सकते हैं और थोड़ा बहुत कोशिश करना है, लेकिन मेमोराइज करना है इस ऑर्डर को, ज्यादा इजी रहेंगी चीजें। अब देखो इंडक्टिव इफेक्ट से हो क्या रहा है। अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशंस क्या है और उससे हमें आइडिया क्या लग रहा है, पता क्या लग रहा है। अपने पास सबसे पहली जो चीज हमें इंडक्टिव इफेक्ट से पता लगती है, that presence of group showing plus I effect increases the stability of carbocation, while the presence of group showing minus I effect decreases their stability. अब इसको ढंग से एक बार डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये बहुत जगह पे रिएक्शंस के अंदर हमारे पास ये जो पैटर्न है ये काम आने वाला है। हमने क्या बोला है? प्रेजेंस ऑफ ग्रुप शोइंग प्लस आई इफेक्ट। क्या है बच्चे? कोई नहीं, ध्यान दो बच्चे, डिस्ट्रैक्ट मत हुआ अगर, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, प्रेजेंस ऑफ ग्रुप शोइंग प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब देखो मेरी बात सुनो, कार्बोकेटाइन क्या होता है बच्चे? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, सबको पता है। अगर अब मैंने क्या कहा, यहां पर कोई प्लस आई इफेक्ट वाली चीज लगी हुई है, प्लस आई इफेक्ट वाला सबसे कॉमन सीधा सा एग्जांपल एल्काइल ग्रुप लगा लेते हैं, ओ नेगेटिव लगा लो या सिंपल एल्काइल ग्रुप लगाते हैं। अभी मैंने तब से मैं बार बार मिथाइल को प्लस आई इफेक्ट के लिए बोले जा रहा हूं, तो एक बार मिथाइल का एग्जांपल रख लेते हैं। यहां पर CH3 है, ठीक है, ये कार्बोकेटाइन 1 डिग्री है, अभी एक ही एल्काइल ग्रुप लगाया, मान लो इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। अब ये जो CH3 है इसके पास क्या टेंडेंसी है बेटा? अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को नेबरिंग कार्बन के पास भेजने की, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिलीज करेगा, थोड़ा सा इधर जाएगा। अगर यहां से एल्काइल ग्रुप के डेल्टा पॉजिटिव नेचर की वजह से, दैट इज प्लस आई इफेक्ट की वजह से, इस कार्बोकेटाइन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव क्रिएट होगा, होगा कि नहीं? अब एक बात बताओ, यहां पॉजिटिव था, यहां से डेल्टा नेगेटिव आया, तो प्लस माइनस न्यूट्रलाइज नहीं हो जाएंगे? होने चाहिए ना, प्लस और माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। अगर किसी कार्बोकेटाइन का पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा न्यूट्रलाइज होता जाएगा, उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी कि नहीं उसकी? इस कंसेप्ट को समझ रहे हो सारे? इस वाले पार्ट को समझना है एक बारी, कि अगर सारा चार्ज एक ही जगह पे ज्यादा कंसेंट्रेटेड है, ज्यादा मैग्नीट्यूड है, किसी कार्बोकेटाइन के ऊपर ज्यादा ही पॉजिटिव, एक ही कार्बन पे ज्यादा सारा पॉजिटिव है, तो बाहर से कोई भी न्यूक्लियोफाइल फटाक से आके अटैक करेगा, ये तो हाईली अनस्टेबल हुआ कि नहीं? ये पार्ट समझ रहे हो? अगर मैं कार्बोकेटाइन हूं और मेरे पास बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो मेरे पास बहुत ज्यादा एक तरह से एक्टिव साइट है जहां पर कोई भी
जो भी स्पीशी पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल, वो फटाक से अटैक करेगा। लेकिन अगर वो पॉजिटिव चार्ज किसी रीजन की वजह से, किसी प्लस आई इफेक्ट की वजह से वो पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम हो जाए, तो किसी न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट कम करेगा, है ना। और जितना न्यूक्लियोफाइल को कम अटैक करेगा, करवाएगा, अट्रैक्ट कम करेगा, उतनी मेरी स्टेबिलिटी बढ़ गई कि नहीं। मुझे किसी और की जरूरत नहीं है, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक नहीं करेंगे क्योंकि मेरा पॉजिटिव चार्ज थोड़ा न्यूट्रलाइज हो गया। अगर यहां पर एक CH3 की जगह 2 CH3 लग जाते तो और ज्यादा डेल्टा नेगेटिव उधर जाता, और ज्यादा प्लस आई इफेक्ट हो जाता। तो प्लस आई इफेक्ट 2 डिग्री होते ही बढ़ गया कि नहीं। तो कार्बोकेटाइन की जैसे ही डिग्री इंक्रीज हुई वैसे ही स्टेबिलिटी और बढ़ गई। और यहीं पे अगर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो जाता तो इसके ऊपर और डेल्टा नेगेटिव आके इस पॉजिटिव को बहुत ज्यादा न्यूट्रलाइज कर देते, बहुत ज्यादा इसका इंपैक्ट कम कर देते और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाती। समझ में आई है ये बात? पक्का? तो अगर जितना प्लस आई इफेक्ट होता जाएगा उतना कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ाता जाएगा वो। डन। ऐसे ही अगर माइनस आई इफेक्ट होता, माइनस आई में क्या रहेगा, यहां कार्बन है, इधर मान लेते हैं क्लोरीन लगा हुआ था, यहां क्या है, क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे ही लिख लेते हैं लो Cl। यहां हाइड्रोजन, इस पे ऑलरेडी डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नहीं सॉरी, कार्बोकेटाइन है तो पूरा पूरा पॉजिटिव ऑलरेडी है। क्लियर है? अब ये जो क्लोरीन लगा हुआ है इसकी टेंडेंसी क्या है, तो यहां पर अगर क्लोरीन है, अपने को पता है कार्बन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकेटाइन, उधर से हाइड्रोजन, इधर से हाइड्रोजन, इधर क्लोरीन। क्लोरीन क्या बचे, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा तो इस पे आ गया डेल्टा नेगेटिव, और इसकी वजह से इस कार्बन पे और पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ गया कि नहीं। और जितना पॉजिटिव चार्ज और बढ़ गया उतनी स्टेबिलिटी घट गई, क्योंकि अब कोई भी न्यूक्लियोफाइल फटाक से इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और अटैक करेगा, है कि नहीं। पता चल रहा है सबको कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज अगर एक जगह पे बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए वो तो फेवरेट साइट बनती जा रही है, और कोई भी बाहर से आके अटैक करेगा वो रिएक्ट कर जाएगा। तो रिएक्टिविटी बढ़ रही है, स्टेबिलिटी घट रही है कि नहीं। तो जितना माइनस आई इफेक्ट लगेगा कार्बोकेटाइन पे उतनी उसकी स्टेबिलिटी घटा देगा। ये बात समझ में आई है? फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इंक्रीजेस विद द अटैचमेंट ऑफ ग्रुप शोइंग माइनस आई इफेक्ट एंड डिक्रीजेस विद द अटैचमेंट ऑफ ग्रुप शोइंग प्लस आई इफेक्ट। एसिड की स्ट्रेंथ में माइनस आई और प्लस आई का क्या लेना देना है। एसिड क्या होते हैं, एसिड्स क्या होते हैं, एसिड हमारे पास अगर ल्यूइस कंसेप्ट के हिसाब से मैं चलूं तो एसिड्स आर समथिंग व्हिच हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही होता है। अब अगर किसी एसिड के पास बाय चांस किसी और कंपाउंड की वजह से प्लस आई या माइनस आई की वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसके अंदर किसी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी में डिफरेंस आना चाहिए कि नहीं। समझना मैं क्या बोल रहा हूं। मान लो मैं कौन हूं, एसिड, मेरे पास टेंडेंसी है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता हूं। ल्यूइस एसिड वही होता है, समथिंग व्हिच हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब मेरे साथ ये बच्ची है, जैसे इसने बॉन्ड बनाया, लेट अस अज्यूम ये प्लस आई इफेक्ट दे रही है। मतलब ये क्या बोल रही है कि सर बाकी छोड़ो, मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है पहले इसी को संभालो, थोड़ा सा पूरा डोनेट नहीं कर रही है, कह रही बस संभाल लो, है मेरा ही, शेयर करते हैं बराबर, लेकिन आपकी तरफ ज्यादा रखो। मेरे पे डेल्टा नेगेटिव आ गया, अब मैं ऑलरेडी इसके इलेक्ट्रॉन्स को संभाल रहा हूं, दैट मींस नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी मेरे पास है। बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपल्सिव फोर्स मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये बात समझ में आई है मैं क्या बोल रहा हूं, कि अगर कोई एसिड है तो एसिड के ऊपर अगर हमारे पास यहां पर कोई एक एसिड है, मान लेते हैं मैं एसिड के लिए ए लिख रहा हूं रेंडम, यहां से कोई एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है CH3 और ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर देके इस पे डेल्टा पॉजिटिव ऑलरेडी डेल्टा नेगेटिव क्रिएट कर देगा, तो कोई जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको डोनेट करना चाहता है वो कैसे करेगा, यहां तो नेगेटिव चार्ज उसको रिपल्सिव फोर्स दे देगा कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी घट जाएगी। अगर प्लस आई इफेक्ट लगेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ रिड्यूस हो गई है। समझ में आई ये बात। लेकिन अगर यहां पर कुछ ऐसा लग जाता जो कि माइनस आई इफेक्ट देता, तो माइनस आई इफेक्ट में इस पे डेल्टा पॉजिटिव आता, और बीइंग पॉजिटिव इन नेचर
इसके पास टेंडेंसी और ज्यादा अच्छी हो जाती किसी बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की या अट्रैक्ट करने की। समझ में आई ये बात? तो अगर माइनस आई इफेक्ट होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, प्लस आई इफेक्ट होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत तो नहीं है? तो यही यहां पे हमने लिखा था दैट द प्रेजेंस ऑफ माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, एंड माइनस आई एंड डिक्रीजेस विद द अटैचमेंट ऑफ ग्रुप शोइंग प्लस आई इफेक्ट। डन है, क्लियर बात है ये। फिर आता है प्रेजेंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट ग्रुप शोज इंक्रीज इन द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस। वो ऑब्वियस सी बात है, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस के अंदर क्या रहेगा, देखो अब अपने पास अमाइंस कौन है, अमाइन में NH3 है ना, नाइट्रोजन है जिसके पास 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, NH3 3 हाइड्रोजन लगे हैं, पर इसके आउटरमोस्ट शेल में तो 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, ये ऑड इलेक्ट्रॉन है अपने को पता है। तो यहां पर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसके पास डोनेट करने के लिए अवेलेबल थे कि नहीं, तो ये हमारे पास एक प्रॉपर लुईस बेस है which have the tendency to donate this pair of electron। अब अगर मैं यहां पे ये कहूं कि यहां पर कोई ऐसा ग्रुप लग गया है जो कि प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, मान लो यहां CH3 लग रहा है, तो माइनस ये CH3 की वजह से इसने अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके ऊपर दिया, डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव, तो नाइट्रोजन के ऊपर और नेगेटिव बढ़ गया कि नहीं, उसके पास पहले ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड था लोन पेयर जिसको वो डोनेट करना चाहता था, साथ में पड़ोसी ने भी अपने इलेक्ट्रॉन इसके पास भेज दिए, तो इसके पास तो और आसानी हो गई अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की, हुई कि नहीं, है ना। तो वो अगर प्लस आई इफेक्ट मिल रहा है तो सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने के कारण जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी है वो बढ़ गई है और वो बेसिक स्ट्रेंथ उसकी इंक्रीज करा देगा। यहीं अगर माइनस आई इफेक्ट होता तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को वो रिड्यूस करा देता। समझ में आ रही है? पक्का। इसको देखो बहुत ज्यादा ना केमिस्ट्री के एक तरीके से मत सोचो, एक बहुत कॉमन सेंस लगा के देखो कि मेरे पास जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा मैं उतना किसी नेगेटिव को अट्रैक्ट करूंगा, है कि नहीं, मेरे पास जितना ज्यादा नेगेटिव बढ़ता जाएगा मैं उतना अपना नेगेटिव डोनेट कर पाऊंगा, उसी के बेसिस पे एसिड और बेस की स्ट्रेंथ, है कि नहीं। अब प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट हमेशा सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देता है, माइनस आई इफेक्ट हमेशा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घटा देता है और अकॉर्डिंगली एसिड और बेस की स्ट्रेंथ वेरी कर जाती है। क्लियर है ये बात अंश भाई सब? पक्का समझ में आ रहा है। अब रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड इंक्रीजेस विद माइनस आई ग्रुप। देखो कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं, C डबल बॉन्ड O वाले, उनकी रिएक्टिविटी क्यों इंक्रीज करेगी माइनस आई से, क्योंकि जो इन माइनस आई इफेक्ट होगा, सेम कहानी आ रही है, वो क्या करेगा, देखो कार्बोनाइल ग्रुप्स के अंदर हमारे पास जो कार्बन है उस कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन लगा हुआ है। ऑक्सीजन कौन होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो पहले ही डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव है, बाय चांसेस कार्बन के पास कुछ ऐसा लगा हुआ है जो माइनस आई इफेक्ट दे, माइनस आई इफेक्ट दे, मान लेते हैं क्लोरीन या कुछ भी लगा हुआ है, तो अगर माइनस आई इफेक्ट देगा तो ये डेल्टा पॉजिटिव और बढ़ गया कि नहीं, और जितना ज्यादा इस सेंट्रल एटम के पास पॉजिटिव बढ़ता जाएगा उतना बाहर से कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, रिएक्टिविटी बढ़ गई है। समझ में आ रहा है, लॉजिक समझ में आ रहा है सबको? ये कहानी घूम फिर के यही है कि कितना पॉजिटिव या कितना नेगेटिव ज्यादा एक जगह पे कंसंट्रेट करवा रहा है कौन, जितना एक जगह पे ज्यादा पॉजिटिव तो रिएक्टिविटी बढ़ी, जितना एक जगह पे नेगेटिव ज्यादा तो रिएक्टिविटी बढ़ी, ठीक है। फिर हमारे पास आता है रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स टुवर्ड्स SN1 इंक्रीज्ड बाय प्लस आई शोइंग ग्रुप। अब SN1 रिएक्शन क्या होता है तुम्हें अभी नहीं पता है, ये +2 के अंदर आके हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स नाम का चैप्टर आएगा अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही, उसमें हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के 2 टाइप पढ़ते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर और बेसिकली हमारे पास 1 डिग्री और 2 डिग्री के हिसाब से याद रखो, SN1 और SN2, ठीक है। तो वो SN1 और SN2 रिएक्शन तब समझेंगे, तो अभी के लिए इस पॉइंट की जरूरत नहीं है तुम्हें। क्लियर है, इंडक्टिव इफेक्ट समझ में आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है बच्चा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। देखो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या रहता है, it is defined as the polarity produced in multiple bonded compound as a reagent approaches it। क्या है, सेम जैसे इंडक्टिव इफेक्ट में थी पोलैरिटी आ रही है, लेकिन यहां क्या बोला बच्चे, मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड के अंदर कब, जब रिएजेंट आएगा। इन द एब्सेंस ऑफ रिएजेंट कुछ नहीं है, रिएजेंट आया तो पोलैरिटी आ गई, ठीक है। तो ये टेम्परेरी इफेक्ट हुआ, क्योंकि अगर रिएजेंट नहीं है तो पोलैरिटी नहीं है,
रिएजेंट आ गया तो पोलैरिटी आ गई। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये टेम्परेरी इफेक्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट द 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीटली ट्रांसफर्ड टू एनी ऑफ वन एटम, दिस इफेक्ट इज टेम्परेरी। क्या बात कर रहे हैं, रिएजेंट की प्रेजेंस में यहां पर मल्टीपल बॉन्डेड एटम्स हैं, एक एटम और दूसरे एटम के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, एक सिग्मा होता है एक पाई होता है, अपने को पता है। तो अगर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो रिएजेंट की प्रेजेंस में पाई वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसी एक के पास चला जाएगा। अभी मैं एग्जांपल समझाता हूं। दिस मे बी प्लस ई टाइप when displacement of electron pair is away from the atom or group, or maybe minus e type when the displacement is towards the atom or the group। जैसे एग्जांपल समझो, यहां देखो बच्चा, अपने पास ये अपने को पता है सीधा सा क्या होता है, क्या है, इथीन है ना, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ द रिएजेंट, यहाँ पे एक बिल्कुल प्रॉपर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है इथीन, हमें वैसे भी पता है कोई पोलैरिटी नहीं, कोई चार्जेस नहीं, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से दोनों कार्बन बराबर स्ट्रेंथ के, चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन किसी रिएजेंट के प्रेजेंस में, किसी इलेक्ट्रोफाइल किसी न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये जो डबल बॉन्ड वाला क्लाउड है, ये किसी एक कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। वो किसी भी कार्बन पे शिफ्ट हो सकता है यहां पे, क्योंकि ये तो दोनों दोनों बराबर स्ट्रेंथ है। अगर एक तरफ कार्बन की लंबी चेन और एक तरफ छोटी होती तो शिफ्टिंग में कुछ रूल्स आते, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के हिसाब से अगर ये सिमेट्रिक बॉन्ड है, दोनों तरफ बराबर बराबर कार्बन की स्ट्रेंथ है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर या इधर किसी एक कार्बन पर शिफ्ट हो जाता है। जिस कार्बन पर पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड आया उस पर क्या आ जाएगा, यहां पर क्या बन जाएगा बच्चे, कार्बन, इस पे पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ गया तो नेगेटिव चार्ज, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और जिस कार्बन के पास से इलेक्ट्रॉन क्लाउड गया है उस पर पॉजिटिव होगा कि नहीं। किसी को इस चीज में परेशानी, यहां हमने क्या किया, जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड था उसकी शिफ्टिंग कर दी है किसी एक कार्बन एटम पे। ये कब हुआ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी ऑफ द रिएजेंट। अब यहां पर रिएजेंट के तौर पे अगर हमारे पास मान लो मैंने न्यूक्लियोफाइल भेजा था, न्यूक्लियोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी चीज है जिसके पास खुद का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वैसा ही कुछ हुआ ना, जिसके पास खुद का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड थे, न्यूक्लियोफाइल आता है, एक कार्बन को के पास अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेके आएगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्शन में ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड पाई वाला उठ के दूसरे के पास चला जाए और ये इसके साथ बॉन्ड बना ले, हो सकता है कि नहीं। और वहीं अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरफ अट्रैक्ट होगा, पाई वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसी एक कार्बन पे शिफ्ट होगा, उसके साथ वो इलेक्ट्रोफाइल बॉन्ड बना लेगा अपना। समझ में आई ये बात, ये ठीक है। यहां पर हमने क्या किया बच्चा, इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट, जैसे यहां देखो, अब जब यहां पे नेगेटिव बन गया है अपने पास, यहां क्या बन गया नेगेटिव, तो नेगेटिव का मतलब इसके तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा, तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आके इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। क्लियर है, किसी को परेशानी। और ऐसे ही जिसके ऊपर पॉजिटिव बना होगा, जिसके ऊपर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर सकता है। डन, ये बात समझ में आई है। तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चा, इसको हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, द शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स टुवर्ड एनी ऑफ द एटम इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट ओनली, एंड दिस इज टेम्परेरी इफेक्ट। डन है, प्लस आई और माइनस आई, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। डन। फिर आता है हाइपर कॉन्जुगेशन। अब देखो हाइपर कॉन्जुगेशन बेसिकली क्या फिनोमिना है, ये है जिसके अंदर डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स हैं। यहां क्या है, इट इन्वॉल्व्स डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। ऊपर वाले में इलेक्ट्रोमेरिक में क्या था, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो डबल या ट्रिपल बॉन्डेड वाले थे सिर्फ उनकी शिफ्टिंग थी किसी एक एटम पे। यहां पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं उसकी शिफ्टिंग होगी ऑफ अ कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच्ड डायरेक्टली to an atom of unsaturated system or an atom with the unshared p orbital। मतलब क्या बात कर रहे हैं, यहां देखो इस वाले एग्जांपल पे ध्यान देना। हाँ जी, डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है बेटा एक जगह से हटके दूसरी जगह चला जाना, उसको डीलोकलाइजेशन कह रहे हैं। ठीक है, तो डीलोकलाइजेशन में जैसे यहां पर देखो CH2 है, इधर हाइड्रोजन अटैच है, ये क्या है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था। अब क्या हो, ये जो सिग्मा बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, ये सिग्मा बॉन्ड हटके यहां आ जाए, अगर ये बॉन्ड टूट जाएगा तो H पे तो H पॉजिटिव चार्ज आ गया,
है कि नहीं? अगर हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो उठ के यहां आएगा तो हाइड्रोजन पे तो कोई चार्ज, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, उस पे पॉजिटिव आ गया। और यहां जैसे ही डबल बॉन्ड बना तो अब इस कार्बन के पास 1 2 3 4 5 बॉन्ड तो रह नहीं सकते, तो ये डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन उठ के इस कार्बन के पास जाएगा जो कि नेगेटिव चार्ज की तरह फॉर्म करेगा। क्लियर है? ये पॉइंट समझ में आ रहा है? फिर से बताऊं, फिर से देखो एक बारी। हमारे पास क्या है बच्चा, हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर जैसे हमारे पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहां हाइड्रोजन है, इधर एक कार्बन है जो कि डबल बॉन्डेड फॉर्म में किसी और के साथ, इसमें ठीक है ना, यही वाला स्ट्रक्चर था अपना, इसके हो गए 4 बॉन्ड इधर। अब इनमें से कोई एक हाइड्रोजन आएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन जो यहां से रिलीज हुए, जो सिग्मा बॉन्ड था, ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड था, ये यहां से हटके इधर शिफ्ट होगा, हो गया। अगर यहां शिफ्ट होगा तो इसकी फील्ड में ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड उठ के इधर आ जाएगा और यहां नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। क्लियर बात है? ठीक है। अब देखो ये स्टेबिलिटी कितनी है वो अलग कहानी, ये क्योंकि बहुत ज्यादा फिक्स नहीं रहेगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ है तो एक हाइपर कॉन्जुगेशन यहां से हो सकती थी, हो सकता है कि यहां बॉन्ड बना रहता और इस पे पॉजिटिव आ जाता, हो सकता है यहां बॉन्ड बना रहता और इस पे पॉजिटिव आ जाता, हो सकता था नहीं, आराम से हो सकता है ये वाला पार्ट। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन के स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। एक्चुअल में क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन इस फॉर्मेशन में घूमता ही रहता है। इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं बच्चा, बॉन्ड फॉर्मेशन और नो बॉन्ड फॉर्मेशन, इसको हम क्या कहते हैं बच्चा, नो बॉन्ड फॉर्मेशन और बेकर नेथन इफेक्ट। नो बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों? क्योंकि यहां साफ दिख रहा है कि कोई नया बॉन्ड कहीं नहीं बना है, कोई नया बॉन्ड नहीं बना है, सिर्फ जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड था इधर शिफ्ट हुआ और उधर से सिग्मा इधर आ गया, यही हुआ है ना। ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर शिफ्ट हुआ और सिग्मा बॉन्ड इधर आ गया, और यहां वाला जो बॉन्ड था वो खत्म हो गया अभी के लिए, H पॉजिटिव, लेकिन कहीं गया नहीं है वहीं पे, ये थोड़ी देर के लिए। तो ये डीलोकलाइजेशन है। डीलोकलाइजेशन कभी इधर आ गया, कभी इधर से चला गया, ठीक है। अब जितनी डीलोकलाइजेशन पॉसिबल होती है उतनी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। अब इसका भी रीजन समझना, देखो जितना ज्यादा, अगर यहीं पूरा कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता तो किसी भी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना आसान रहेगा, तो ये तो अनस्टेबिलिटी बढ़ा रहा है। तो ये वापस से इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर आए, ये इलेक्ट्रॉन उधर चला जाए, है ना, फिर कभी ऐसा हो जाए, ये तो चलता रहेगा, कभी इधर कभी इधर। अगर ऐसा हो जाता है तो जितने काइंड ऑफ रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं है, रेजोनेंस में भी तो यही है ना। अगर मैं इस एग्जाम्पल को तुम्हें समझाऊं, मान लो देखो जैसे ना अपने पास एक बॉल है यहाँ पे, ठीक है, ये मेरे पास एक बॉल है, अभी ये अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड मेरे पास है, हमने बीच का बंदर खेला हुआ है, पता है सबको, 2 लोग खड़े हो जाते हैं, 3 लोग खड़े हो जाते हैं, एक बच्चा है जो बीच में अटैक करना चाहता है, लेट अस अज्यूम वो कौन है, इलेक्ट्रोफाइल, दैट पर्सन, दैट बंदर विच इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन, यही है। अब अगर वो इस बॉल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, अगर मैं अकेला बॉल पकड़ के खड़ा हो जाऊं तो वो आसानी से छीन लेगा, उसका अटैक करना आसान है, लेकिन कैच करना है। अगर ये बॉल कहां गई, अब दूसरे एटम के पास गई, उसने गिरा दी, उसने तो डोनेट ही कर दिया, ठीक है। हाँ, तो अब देखो, अब वो कहां अटैक करेगा, वो मेरे पास करेगा कि आरुष के पास करेगा, हर बार जहां भी आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक जगह स्टेबलाइज नहीं है, तो स्टेबिलिटी बढ़ गई कि नहीं, है ना, ऐसे ही रहेगा, देना। ये बात समझ में आई है, लॉजिक समझ में आ रहा है? जितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर उधर शिफ्ट होता रहेगा उतना किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना मुश्किल होगा। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन, इस फिनोमेना को कहते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है? डन। हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद एप्लीकेशंस में हम क्या देख रहे हैं बच्चा, देखो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ये ए नहीं है बच्चा, यहां पे क्या है, अल्फा हाइड्रोजन एटम मोर स्टेबल इज द एल्कीन। जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हैं, जैसे इस वाले केस में हमने देखा था 1 2 3, 3 थे तो 3 जगह से डीलोकलाइजेशन हो सकती थी, है ना। जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कौन सा होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ अटैच्ड कार्बन, उसको अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के ऊपर लगे हुए अल्फा हाइड्रोजन। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा हो सकती है, जितनी हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा हो सकती है उतना ही हमारे पास एल्कीन्स ज्यादा स्टेबलाइज रहेंगे, क्योंकि एल्कीन होते कौन है, एल्कीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसके पास सिग्मा के साथ साथ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी है। जितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिग्मा के बाद पाए हुआ है, पाए का मतलब होता है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैला हुआ ज्यादा है, फैला हुआ ज्यादा है तो बाहर वाले की नजर ज्यादा है, वो जाके अटैक आसानी से कर सकता है। लेकिन अगर हमने डीलोकलाइजेशन करा दी
तो डीलोकलाइजेशन जितनी ज्यादा हो सकेगी उतनी उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। किसी को दिक्कत इस चीज में? पक्का? तो जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते जाएंगे उतनी एल्कीन्स की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। क्लियर है? अब इस केस में देखो, जैसे इसके अंदर हमारे पास डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ अटैच एक कार्बन अल्फा, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ अटैच कार्बन अल्फा कार्बन और एक और अल्फा, तीन तीन अल्फा कार्बन है ना, बल्कि 4 अल्फा कार्बन हो गए, 4 अल्फा कार्बन, हर कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन हो गए डीलोकलाइजेशन कराने के लिए। हाईली स्टेबल हो जाएगा ये, क्योंकि ये डबल बॉन्ड जो है अब हर कार्बन की वजह से इधर उधर शिफ्ट हो सकता है ना? समझ में आया? अगर इसकी डिग्री कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम होती जाएगी। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते जाएंगे उतनी एल्कीन्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती जाएगी। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर लॉजिक समझ में आ रहा है? ठीक है। फिर आता है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। सेम कहानी, कार्बोकेटाइन ग्रेटर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू द पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम ग्रेटर इज इट्स स्टेबिलिटी। ये हमारे पास प्लस साइन इफेक्ट से भी समझा सकते हैं और डीलोकलाइजेशन हाइपर कॉन्जुगेशन से भी समझ सकते हैं। क्लियर है ये? है ना? क्योंकि अगर जो हम इसके अंदर अल्काइल ग्रुप्स की बात करें तो ये प्लस साइन इफेक्ट दे रहा था, प्लस साइन इफेक्ट दे रहा था, तो कार्बोकेटाइन के पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा न्यूट्रलाइज कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही थी। बात समझ में? यह हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि कार्बोकेटाइन के साथ लगे हुए कार्बन अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन पे लगे हुए अल्फा हाइड्रोजन वो हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होकर कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करते जाएंगे। ठीक बात है। फिर आता है बच्चे रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस याद हो, ये हमने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी थोड़ा सा पढ़ा था। रेजोनेंस बेसिकली एक फिनोमेना है जिसके अंदर एक अकेला स्ट्रक्चर अपने आप में इनफ नहीं है कि किसी एक मॉलिक्यूल, किसी एक कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर दे। तो उन सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम मल्टीपल स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं, और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो उन सारे स्ट्रक्चर्स का मिला जुला के हाइब्रिड फॉर्म होता है। ठीक है, उसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। और जो स्ट्रक्चर्स डिफरेंट डिफरेंट है उनको क्या कहते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्लियर है? तो रेजोनेंस क्या है हमारे पास? when all the properties of a molecules cannot be shown by a single structure and two or more structures are required to show all the properties of the molecule, then the structure are called resonating structures or canonical and form, and the molecule is referred as resonance hybrid. This phenomena is called resonance. In resonance, the arrangement of atom must be identical in all forms. The energy content of all the जो ये canonical forms है must be nearly same. Each form must have the same number of unpaired electrons. It involves delocalization of pi electrons. This effect may be plus R or minus R type. क्लियर है ये? किसी को इस बात में दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। इसका अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट कॉमन बेसिक एग्जांपल हमारे पास क्या होता है? बेंजीन का। बेंजीन के अंदर हमने देखा हुआ है क्या होता है, ऐसे करके स्ट्रक्चर बनता है। अब अपने को पता है बेंजीन में होता क्या है, ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो एक यहां बॉन्ड आ गया, एक यहां आ गया, एक यहां, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसा है। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसे बना दे तो वो भी तो गलत नहीं है कि वो कहे यहां से ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। बात तो अभी भी सेम है। दोनों के दोनों का जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 रहेगा, दोनों के दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। और इसको हम मिला जुला के बनाते कैसा होते हैं? हम इसको सर्कल बना देते हैं, है ना। हम ये क्या कहते हैं? हर किसी के ऊपर डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है। तो ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म जो रहेगी। क्लियर है बच्चे ये? ठीक है। अब इसके अंदर जो पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट आता है इसमें क्या रहेगा? देखो, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू कॉन्जुगेट सिस्टम शो प्लस आर इफेक्ट. Central atom of functional group should be more electronegative than the surrounding atoms or group to show plus R effect. जैसे हेलोजेंस हैं, OH है, OR है, OCOR, NH2, NHCOR, ये सारे क्या है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर ये लग जाएंगे तो क्या शो करेंगे? प्लस आर इफेक्ट। और अगर जैसे यहाँ पे देखो NH2 है बच्चा, NH2 अपने पास क्या है? NH2 के अंदर हमारे पास पता है कि इनके पास क्या होता है बच्चा? NH2 पे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्स्ट्रा पड़ा होता है। इस चीज पे, स्ट्रक्चर्स पे ध्यान देना। ये मैं मल्टीपल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं, करता हूं बोर्ड पे बना के दिखाता हूं। साथ साथ में नोट डाउन करना बच्चा, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि किस तरीके से कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसमें बनते होते हैं। हमारे पास बेंजीन के ऊपर NH2 अटैच्ड है, ये अपने पास है बेंजीन, ठीक है, और इस पर NH2 अटैच्ड है। अब NH2 के अंदर हमें पता है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर है पूरा, है ना। तो पहला तो स्ट्रक्चर सीधा से यही है। अगले स्ट्रक्चर में क्या होगा?
ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर शिफ्ट हो जाए, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, इस नीचे वाले कार्बन के साथ शिफ्ट हो जाएगा। अगर ऐसा होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहां से NH2 के पास क्या बच गया, उसने अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे शिफ्ट कर दिया, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये क्या शो कर रहे हैं, प्लस आर इफेक्ट। अब लेकिन जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां है उसकी वजह से यहां डबल बॉन्ड आ गया। अब डबल बॉन्ड आ गया तो ये वाला डबल बॉन्ड तो इस डबल बॉन्ड के साथ सर्वाइव नहीं करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आ गया। किसी को दिक्कत है इसमें, ये बात समझ में आ रही है। ये जो डबल बॉन्ड यहां आएगा, इस डबल बॉन्ड की वजह से इस कार्बन के 1 2 3 4 ऐसे बॉन्ड हो गए हैं, और एक हाइड्रोजन लगा ही हुआ था, तो 5 बॉन्ड तो नहीं रहेंगे, तो वो इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इस पे शिफ्ट कर देता है नेगेटिव के साथ। समझ में आई है। तो पहला स्ट्रक्चर हमारे पास था ये, दूसरा बनेगा ऐसा जिसके अंदर यहां से डबल बॉन्ड हट गया है और ऊपर डबल बॉन्ड आ गया। किसी बच्चे को इसमें परेशानी। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये काफी अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। अनस्टेबल है तो अगली फॉर्म में क्या आएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो उठ के इधर इन दो कार्बन के बीच में शेयर हो जाए। अगर इन दो कार्बन के बीच में शेयर होगा, यहां डबल बॉन्ड NH2 ऊपर चार्ज पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब इधर शेयर होगा तो यहां डबल बॉन्ड बन गया, यहां ऑलरेडी डबल बॉन्ड था, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के इधर शिफ्ट होने की वजह से ये जो डबल बॉन्ड है ये उठ के इधर नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में पहुंच गया। अगला स्ट्रक्चर आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में यहां से डबल बॉन्ड NH2 ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड है यहां पे शिफ्ट होगा और इसके इंफ्लुएंस में ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये उठ के इधर आ जाएंगे और इस पे नेगेटिव आ गया। किसी को दिक्कत, बात समझ में आ रही है। अब इससे अगला फॉर्म क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप में ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो यहां पर था, यहां पर हमारे पास यहां नेगेटिव, यहां डबल बॉन्ड NH2 विद पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इधर शिफ्ट होगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर शिफ्ट होगा तो अब यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा। अगर यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा तो उसके इंफ्लुएंस में अब ये जो एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड था ये शिफ्ट होके वापस NH2 पे, और यहां से ये पॉजिटिव चार्ज गायब और इसका इलेक्ट्रॉन पेयर वापस आ गया। समझ में आई है। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां था वो शिफ्ट होके देखो अल्टरनेट पोजीशन पे आ गया। ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अब हाँ जी गिन लो, 5 नहीं है, और वो तो सेम नहीं रहेगा। कौन सा कैसे सेम है, अलग जगह पे नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर है, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर है, पाए वाला। समझ में आई है ये बात। तो जितने ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा होंगे उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होती जाती है। ये बात समझ में आ गई है बच्चे। दिस इज प्लस आर इफेक्ट, क्योंकि थ्रू आउट जिसकी वजह से रेजोनेंस हुआ है उस पर थ्रू आउट ये पॉजिटिव चार्ज था। समझ में आ गई है बच्चे, क्लियर है। इसको हम क्या कहते हैं, प्लस आर इफेक्ट। ऐसे ही अगर यहां पर कोई नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट देने वाला होता तो उसको हम क्या कहेंगे, माइनस आर और नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। जैसे यहां पर देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहां नेगेटिव आया तो कार्बन पे थोड़ा सा पॉजिटिव क्रिएट हुआ, पॉजिटिव क्रिएट हुआ तो जो नेबरिंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो शिफ्ट होएगा कार्बन की तरफ। ऐसा ही होगा ना। ये बात समझ में आ रही है बच्चे, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर यहां इस कार्बन पे थोड़ा सा पॉजिटिव क्रिएट हुआ है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके साथ यहां शेयर हो जाएगा। अब यहां शेयर हुआ तो यहां पॉजिटिव आया, यहां पॉजिटिव आया तो ये शिफ्ट के हो गए इधर आ जाएगा। यहां ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो फिर नीचे वाले पे पॉजिटिव आ जाएगा, नीचे वाले पे पॉजिटिव होगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से यहां पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव, तो वो जो डबल बॉन्ड वाला है वो फिर इधर शिफ्ट हो जाएगा। अगर यहां शिफ्ट होगा तो वो इलेक्ट्रॉन वापस से यहां डबल बॉन्ड बना लेगा, और ये हमारे पास ओवरऑल चारों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके अंदर बन जाएंगे। क्लियर है, समझ में आइए बच्चे। तो यहां पर थ्रू आउट जिसकी वजह से रेजोनेंस था उस पर थ्रू आउट नेगेटिव चार्ज चल रहा था कि नहीं। तो अगर हमारे पास जो रीजन है वहां पे जो ग्रुप लगा हुआ है जिसके ऊपर जिसकी वजह से बेसिकली इलेक्ट्रॉन क्लाउड घूम रहा है हर तरफ, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो माइनस आर इफेक्ट कहलाएगा। किसी को दिक्कत। अभी मैंने जैसे बताया था कि रेजोनेंस के अंदर हमेशा होता क्या है, एक ये लिख लेना बच्चे, बॉन्ड ऑर्डर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये रेजोनेंस या बॉन्ड ऑर्डर के बारे में है। और जितना
जितने ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा, एंड रेजोनेंस हाइब्रिड सबसे ज्यादा स्टेबल रहता है। क्लियर है? ये सेम रेजोनेंस एनर्जी हमने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ी थी। रेजोनेंस एनर्जी क्या थी? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर एंड द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्लियर है? ये समझ में आ गया बच्चा? इसी के साथ हमारा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो पूरी खत्म हो जाती है। इसके आगे हाइड्रोकार्बन्स हमारे शुरू हो जाते हैं। ये और जो टॉपिक है बेसिकली कॉन्टिन्यूटी में ही चलेंगे, पर एक तरह से हमारा ये रेजोनेंस वाला हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव इलेक्ट्रोमेरिक ये वाइंड अप हो जाता है। हर बच्चे को रिवाइज करके रखना है बच्चे, ये टॉपिक +1 से ज्यादा +2 के लिए प्रिपेयर करना। ये +1 में तो आएगा जो आएगा, लेकिन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्हीं के ऊपर घूमेगी। ठीक है, डन।